नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम की करंट अफेयर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमने इसके पहले के बहुत सारे टॉपिक, अच्छे टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया हुआ है। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि केंद्र ने लगाया ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध। ये ग्लाइफोसेट होता क्या है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगी और इस पे ही फोकस करेगी। तो पहली चीज़, खबरों में क्यों है, ये एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कृषि और किसान कल्याण। अब ये मंत्रालय शामिल हो गया, मंत्रालय ने मनुष्य और जानवरों की बात भी आ गई यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, नई अधिसूचना में यह कहा गया है कि कंपनियों को इसके निर्माण या बिक्री के लिए प्राप्त होने वाले रसायन के पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्र अब पंजीकरण समिति को वापस करने होंगे। ऐसा ना करने पर टीकानाशक अधिनियम 1968 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। यह आपकी खबर थी। तो खबर का ओवरव्यू समझ में आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्य और जानवर दोनों को चिन्हित करते हुए उनके स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अधिसूचना में कहा गया कि कंपनी को इसके निर्माण या बिक्री के लिए प्राप्त होने वाले रसायन के पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्रों को हमें वापस करना होगा और ऐसा न करने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब आगे क्या है, जैसे मैंने बोला कि ग्लाइफोसेट क्या होता है, ये पूछ सकता है यूपीएससी। अब आगे देख लेते हैं कि ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशी है। बस ये इंपॉर्टेंट था, यहां पे पूछेगा तो यही पूछेगा कि ग्लाइफोसेट है क्या। ग्लाइफोसेट है क्या, तो वो एक खरपतवार नाशी है। इसका IUPAC नाम, ठीक, ऐसे फास्फोनोमेंथालाइड और जेनिक्स है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था। फसलों और बागानों में उगने वाले अवांछित घास फूस जो निकल आती है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं लगाया जाता है तो उसके साथ साथ में अनवांटेड तत्व जो होते हैं ना, मतलब बगल बगल में देखो घास भी निकल के आ जाती है, वो गेहूं के बराबर हो जाती है, धान के बराबर हो जाती है। उनके लिए, घास फूस को नष्ट करने के लिए इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग होता था। अनुप्रयोग की बात करें तो वही जो ऊपर लिखा हुआ है, खरपतवार को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग पौधों की पत्तियों पर किया जाता था। भारत में उपयोग की बात करें तो पिछले दशकों में चाय के बागान मालिकों द्वारा ग्लाइफोसेट को अत्यधिक स्वीकार किया गया था। पश्चिम बंगाल और असम के चाय उत्पादन क्षेत्र में इसका बाजार आकार काफी अधिक है। वर्तमान में खपत इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खपत कहाँ पे है इसकी, तो वो है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ गन्ना, मक्का, कई फलों की फसलों में एक प्रमुख शाकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। आगे चिंताएं क्या हैं, स्वास्थ्य प्रभाव। ग्लाइफोसेट के स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो कैंसर, प्रजनन, विकासात्मक विषाक्तता से लेकर न्यूरोटॉक्सिक और इम्यूनोटॉक्सिसिटी से संबंधित ये है। ये एक प्रकार की बीमारियां हैं। इनके लक्षणों की अगर हम बात करें तो त्वचा में जलन, मुंह और नाक में परेशानी, स्वाद में कमी आना एंड धुंधली दृष्टि होना शामिल है। कुल 35 देशों ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगी तो सीधे पूछेगी कि हाल ही में न्यूज में रहा ग्लाइफोसेट होता क्या है, तो आपको लिखना है खरपतवार नाशी होता है। ठीक, इसमें श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्रांस, कोलंबिया, कनाडा, इजराइल, अर्जेंटीना शामिल होते हैं। अवैध उपयोग की बात करें तो भारत में ग्लाइफोसेट को केवल चाय के बागानों और चाय की फसल के साथ गैर रोपण क्षेत्र में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त पदार्थ का उपयोग अवैध है। हालांकि देश में अगर हम बात करें ग्लाइफोसेट के उपयोग की स्थिति पर, पेप्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया द्वारा 2020 के एक अध्ययन में ये पेप्टिसाइड की बात जो हो रही है वो बेसिकली क्या है, वो एक
सर्वे करवाते हैं, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं सर्वे करवाती हैं। वो एक संस्था है जो 2020 की संस्था, उसके द्वारा एक अध्ययन में चिंताजनक निष्कर्ष दिए गए। उसने कहा कि ग्लाइफोसेट का उपयोग 20 से अधिक फसल क्षेत्रों में किया जा रहा था। खरपतवार नाशी का उपयोग करने वालों में से अधिकांश ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे और उनके पास उचित सुरक्षा संविधानियां नहीं थी। खेतों की कृषि परिस्थिति की प्रकृति को खतरा अगर बात करें तो गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों में ग्लाइफोसेट के बड़े पैमाने पर उपयोग के गंभीर परिणाम हैं। भारत में ग्लाइफोसेट के निरंतर उपयोग की अनुमति देने से शाकनाशी सहिष्णु फसलों में इसका व्यापक उपयोग होगा। यह लोगों, जानवरों, पर्यावरण में विषाक्त प्रभाव फैलाने के अलावा भारतीय खेतों की कृषि संबंधी प्रकृति को खतरे में डालेगा। मतलब कि ग्लाइफोसेट का बहुत विस्तृत स्तर पर जो है वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आगे देखते हैं, भारत के विधि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर वो आर्टिकल हम कह दें कि पूछे जाने की संभावना अगर 70% है तो ये मान के लिए यहाँ पर ये 700% संभावनाएं हो जाती हैं इसके पूछे जाने की। भारत का विधि आयोग यहाँ से क्वेश्चन निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ दे ही देता है, इंटरलिंक करके देता है। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है, चीजें डायरेक्ट कभी नहीं आएंगी यूपीएससी में, इंटरलिंक ही आएंगी। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि आयोग टाइटल है, फिर से सुन लीजिए, खबरों में क्यों है ये भी जान लीजिए कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2022 के पेपर में उठा करके यूपीएससी के देख लीजिएगा, भारत विधि आयोग और ये उच्च न्यायालय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। बार काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसने, तो आपको इस पर फोकस करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो तब भी ठीक है। और क्या, भारत का विधि आयोग की बात करें तो भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। यूपी पीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेट एग्जामों के लिए। पहला विधि आयोग की बात करें तो 1834 में ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान 1833 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। ये भी फैक्ट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। विधि आयोग की अगर हम बात करें तो विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूद कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। केंद्र सरकार और स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में एक नए कानून बनाए जा सकते हैं। अगर सदस्य संरचना की अगर बात करें तो पूर्णकालिक अध्यक्ष में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कानून मंत्रालय का कानून और विधि सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होगा। इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। आगे कह रहा है आयोग की सिफारिशें क्या होंगी। विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की सिफारिश की है। मृत्युदंड की सिफारिशें किसमें नहीं की जाएंगी उसने ये कह दिया है कि मृत्युदंड की सिफारिशें किसमें की जाएंगी वो भी कह दिया है। मतलब कहने का कि अब जितनी भी प्रकार के अदर क्राइम हैं उनमें मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाए और सिवाय इसमें आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़कर सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड न दिया जाए। जैसे कि निर्भया केस में जो बलात्कारी थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, तो इनके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाए, लेकिन ये संभव अभी नहीं है। चुनावी सुधारों पर इसकी रिपोर्ट वर्ष 1999 में शासन में सुधार एवं स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है वो एक साथ कराने पर भी इसने जो है सुझाव दिया था। विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी में है आपका, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, उसको लागू करने की भी सिफारिश की थी इसने। कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह पर लाए गए अपराध क्रिया पहचान अधिनियम 1922 को भी भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लाभ का पद क्या होता है, यूपीएससी ने इस पर 2019 में उसके बाद 2021 में, ठीक है,
2017, 2018 सब में क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, सब में क्वेश्चन है, इंटरलिंक है इनसे, आप पढ़ो। आगे खबरों में क्यों है? हाल ही में लाभ के पद के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री ने सरकार से अपने अपराध को करने के बाद उन्हें त्वरित रूप से दंडित किए जाने का अनुरोध किया था। लाभ के पद की अवधारणा की बात करें तो विधायिका के सदस्य के रूप में संसद और विधायक सरकार को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। बिल्कुल सही है। लाभ के पद का कानून के तहत, ध्यान सुनिएगा, लाभ के पद का कानून के तहत अयोग्यता का अर्थ है कि यदि विधायक सरकार के तहत लाभ का पद धारण करते हैं तो वे सरकारी प्रभाव के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं और अपने संवैधानिक जनादेश का निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं कर सकते, जिसका आशय है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्य और हितों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। इससे लाभ का पद कानून केवल संविधान की बुनियादी विशेषताओं को लागू करने का प्रयास करता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसी पर डिपेंडेंट है। लाभ का पद की बात करें, संविधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात क्वेश्चन पूछी थी कि क्या मूलभूत संविधान में लाभ का पद सर्जित करते हुए उसको परिभाषित किया गया है कि नहीं? तो याद रखिएगा, कुछ ही बातें जो हैं यूपी क्या कहते हैं, इसमें आपके संविधान में एकदम क्लियर कट हैं। यूपीएससी जब पूछता है उस पर क्वेश्चन ना, तो वो ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज करता है जो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। लेकिन विभिन्न न्यायालयीय फैसलों में इसका अर्थ अवश्य स्पष्ट हुआ है। लाभ के पद की व्याख्या के अनुसार पदधारक को कुछ वित्तीय लाभ, बढ़त या हित लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में इस तरह के लाभ की राशि महत्वहीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1964 में अपने फैसले में सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका निर्धारण उसकी नियुक्ति की जांच के द्वारा किया जा सकता है। निर्धारक कौन होगा इसका? तो क्या सरकार, क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है? क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है? क्या पारिश्रमिक का स्रोत क्या है? ठीक है, उसके बाद शक्ति जो पद के साथ प्राप्त होती है वो क्या है? उसके बाद कह रहे हैं लाभ का पद धारण करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप लगा करके 4-5 स्टार लगा लीजिए इसमें। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, ठीक है, 4-5 स्टार लगा लीजिए, नहीं तो कुछ और स्टार की जगह समझने लगे आप लोग। बुद्धिमान तो हैं ही, बुद्धिजीवी हैं। 4 किताब पढ़ने पर के बाद जब भगवान को लोग चैलेंज कर देते हैं तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है लोग भगवान को चैलेंज करने लगते हैं। है भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, इस पे सवाल उठने लगते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में फिर वो चीज़ें इंटरलिंक कैसे होने लगती हैं। जब उनको चैलेंज कर देते हैं तो हमने तो केवल स्टार लगाया था ऐसे ऐसे करके, उसको कहेंगे तुमने तो एक्स लिख दिया, ट्रिपल एक्स लिख दिया है। ट्रिपल एक्स का कुछ अलग ही मतलब होता है, तो पर ये भी बोल सकते हैं बोलने को, इसीलिए मैंने भैया उसको एकदम स्टार फॉर्मेट में ला दिया है। बिल्कुल आप दिमाग मत लगाइएगा, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो हम करके बैठे हैं, ठीक। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1) का ए, अनुच्छेद 101 का ए में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। जो आप कर रहे हैं वो करके बैठे हैं हम, इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपको चैलेंज कर रहे हैं। भैया ये दिमाग लगाने वाली बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो ये दिमाग यहाँ पर लगाने वाले, मैं भी ये कर सोच बैठा हूँ, हाँ अगर ऐसा लिख दिया जाता तो मैं सोचता ऐसा। ये अन्यथा मत लीजिएगा, उनको हंसी मजाक में लीजिएगा, भैया चैलेंज करने की हमारी औकात नहीं है। तो अनुच्छेद 151 का ए के 1 में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। तो ये 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। अनुच्छेद 102 का ए में क्या कहा गया है कि अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए, तथा अनुच्छेद 191 का जो ए है उसके तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मनाही है। ध्यान से सुनिएगा, मनाही की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 102, 191 भी संसद या विधायक को सरकारी पद ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई हो। ये राज्य सरकार और उनके द्वारा ये किया गया हो, लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई हो,
केंद्र शासित में ऐसा नहीं हो सकता है। केंद्र शासित में कुछ चीजें अलग होती हैं। संसद ने भी संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, मैंने बताया ना, राज्य विधानसभा कर सकती है ऐसा, अब संसद ने भी ऐसा कर दिया। अयोग्यता अधिनियम 1959 अधिनियमित किया है, जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। अगर ये कानून बना करके आप अपने यहाँ ये प्राविधान कर लेते हैं कि ये अयोग्यता की सूची से बाहर हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप लाभ का पद ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जब कानून बनाया तो पास तो राज्यपाल करेगा, पास करना नहीं है उसको, सीधी बात है, कानून बना नहीं सकती उस पर। इसलिए संसद में समय समय पर इस सूची में विस्तार भी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी फैसले की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 निर्णयों के मद्देनजर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के तहत मुख्यमंत्री को आयोग घोषित किया जा सकता है। इस धारा के तहत माल की सप्लाई या आपूर्ति या सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के संबंधित 1964 में CVK राव बनाम भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि एक खनन पट्टा माल की सप्लाई के अनुबंध की राशि नहीं है। ठीक है, वर्ष 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले की बात अगर हम करें तो शीर्ष न्यायालय की 3 न्यायाधीश की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन की राशि नहीं है। यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकारी द्वारा आयोग घोषित किया जाता है तो भी यह उस उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 4 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे अब कह रहा है अनुच्छेद 64 का 4 अनुच्छेद कहीं स्टेट आ सकते हैं के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, ये आप सबको पता है। ठीक, चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, आज बेसिकली थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। अब जैसे मैंने 2 टॉपिक अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तीसरा टॉपिक भी इसी में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबी क्लास भी हो सकती है तो थोड़ा इंतजार रहिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से समय भाग रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो जब रिवीजन ज़्यादा तेज़ी से ज़रूरी है तो उस हिसाब से भाई वीडियो भी तो बनानी पड़ेगी ना आपको। चुनावी ब्रांड बहुत समय से है, आज का नहीं है। खबरों में क्यों है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की, जिसमें बताया गया कि चुनावी ब्रांड जो होते हैं, चुनाव बांड जो है आपके के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बांड की 21वीं बिक्री में पार्टियों को चुनावी बांड खरीद से 5 करोड़ रुपए मिले। वाह क्या बात है, एक पार्टी खोल लो, चुनाव लड़ो न लड़ो कुछ नहीं, और चंदा लेते रहो समाज के नाम पे, काम चलता रहे, पूरी जिंदगी बैठ के खाओ। पार्टियों द्वारा एकत्रित की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है। ये बांड होते क्या है, बेसिकली भारतीय स्टेट बैंक इन बांड को जारी करने और भुगतान करने या भुनाने के लिए अधिकृत एक बैंक है। ठीक, उसके बाद चुनावी बांड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और या बांड जारी करने की तारीख से 15 दिन तक वैध रहते हैं। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। आप अगर ये शेयर नहीं देखते तो देखिए, ऋण साधनों के रूप में इन्हें दाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं। ठीक है, इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा है। हम जो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो पार्टी खोल लो और एंजॉय करो, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कह रहा है कि उन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है। चुनावी बांड SBI द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणक में जारी किए जाते हैं। बांड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि है तो खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, आगे पात्रता क्या होगी, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में
डाले गए वोटों का कम से कम 1% प्राप्त किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाले गए वोटों का 1% प्राप्त किया हो, अगर प्राप्त किया है उन्होंने तो वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, केवल प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण, ये अगली न्यूज है आपकी। खबरों में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रसार भारती के विषय में अगर बात करें तो प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। यूपीएससी के टॉपिकों में से है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कौन सा? संवैधानिक स्वतंत्र निकाय। इस टाइप के निकायों के विषय में अक्सर यूपीएससी पूछती रहती है। तो यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन आकाशवाणी को स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता प्रदान करना और ताकि जनता को शिक्षित करने के साथ उनका मनोरंजन भी किया जा सके। आगे परामर्श क्या होता है, इसमें कहा गया कि मंत्रालयों, केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन या उनसे संबंधित संस्थाओं को प्रसारण गतिविधियों के अंतर्गत प्रसारण वितरण कार्यों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, उनसे संबंधित संस्थाएं पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित कर रही हैं तो यह कार्य सार्वजनिक प्रसारण केंद्र प्रसार भारती के माध्यम से किया जाएगा। या भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण ट्राई की बात कर रहा हुआ, मतलब आप लोग इसके विषय में पहले से पढ़ भी चुके होंगे और जानते भी होंगे। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्राई के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें चल रही हैं, इसको आप छोड़िएगा नहीं। ट्राई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई कानूनी की सिफारिश के अनुरूप है। ट्राई के विषय में पढ़िए जरूर। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण एक संवैधानिक नियम है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण एक संवैधानिक निगम है या उन निगमों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विधि के तहत स्थापित किया गया हो। मतलब किसी प्रकार की कोई धांधलीगिरी ना हो पाए, निष्पक्ष रह पाए, वो किसी के फेवर में ना जा पाए, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ये होने चाहिए, ऐसी संस्था के पास ये होना चाहिए। विद्यमान नीति निर्देशकों के अनुसार भारत के सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय, स्वतंत्र निकाय और कृषि विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेडियो को स्थापित किया जा सकता है। सामुदायिक रेडियो सभी के लिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें क्या थी, तो हम बात करें तो 2012 में ट्राई ने परामर्श दिया था कि केंद्र राज्य सरकार उनकी उपक्रमों निजी क्षेत्रों के साथ संयुक्त उद्यम, अन्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किसी भी तरह की संस्थाओं को टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ट्राई की सिफारिशें ये थी कि परामर्श ट्राई ने दिया था कि केंद्र राज्य सरकार उनकी कंपनियों, उपक्रमों, निजी क्षेत्रों के साथ संयुक्त उद्यम, अन्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किसी तरह की संस्थाओं, टीवी चैनल्सों के प्रसारण और वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों और क्रिकेट संघ मामले के निर्णय पर निर्भर था। प्रसार भारती के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारत में प्रसार भारती के ये महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह निकाय प्रसारण गतिविधि के संबंध में सरकारी संस्थाओं की विधिसम्मत आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उत्तरदायी है। साथ ही अपनी स्वतंत्रता और कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए प्रसार भारती सरकार के बीच निष्पक्ष संबंध को बढ़ावा देने के लिए भी एक परामर्श का काम करती है, ठीक है। तो प्रसार भारती हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्राई जैसे मैंने बोला था पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ भी गई है। कानूनी समर्थन की बात करें तो ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा की गई थी। उसके बाद उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ट्राई का देश में
दूरसंचार विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं बेहतर बनाना, ट्राई दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है। पहले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता था। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है और कंपनियों के मध्य जो है निष्पक्ष और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना इसका काम है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे शक्तियों की बात करते हैं तो यह सूचना प्रस्तुत करने का आदेश, यहाँ किसी भी सेवा अपने मामले से संबंधित सूचना स्पष्टीकरण लिखित रूप के लिए कह सकता है, ठीक है, जैसा प्राधिकरण की आवश्यकता हो। ठीक, जांच के लिए नियुक्ति की बात करें तो प्राधिकरण किसी सेवा प्रदाता के मामले में जांच करने के लिए या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। निरीक्षण के लिए आदेश की बात करें तो इसे अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी सेवा प्रदाता के खातों या अन्य दस्तावेज के निरीक्षण के लिए भी जो अनुमति लेनी चाहिए, वो किसी से लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है। ठीक, सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करना, के पास सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिसे सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्य करने के लिए उचित या आवश्यक समझे। ठीक है, सांसदों के निलंबन के संबंध में नियम के विषय में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि सांसदों के निलंबन के संबंध में नियम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कि क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।